गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2021। 23 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इसकी आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी, जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमेल लिट्टे के एक आतंकवादी अभियान के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में हुई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शेष लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 589वीं बैठक हुई थी, जिसमें बोर्ड ने 5.50% पर आकस्मिक जोखिम बफर को बनाए रखने का निर्णय लेते हुए 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के अंतरण को मंजूरी दी है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय ने मिलेनियम टेक पुरस्कार 2020 जीता है? तो हाल ही में शंकर बाल सुब्रमण्यम भारतीय ने मिलेनियम टेक पुरस्कार जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ये भारत में जन्मे ब्रिटिश औषधीय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार के विजेता भी हैं। क्रांतिकारी डीएनए तकनीकों के विकास के लिए ये जाने जाते हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? कॉर्डे मार्गन पुरस्कार 2002 में मिला था। EMBO सदस्यता का पुरस्कार 2013 में मिला था। टेट्राहेड्रॉन पुरस्कार 2013 में मिला था और रॉयल मेडल का पुरस्कार इनको 2018 में मिला था। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय सुरेश मुकुंद बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए पुरस्कार जीता था। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निदेशक और कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 22 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर यानी जेनेटिक डिफरेंस होते हैं, जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें होती हैं। इस दिवस को मनाने की 2021 की थीम क्या थी? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हैशटैग था फॉर नेचर। 2020 की थीम क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 खिताब किस क्लब ने जीता है? तो हाल ही में UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 खिताब बार्सिलोना ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्वीडन के गोथेनबर्ग में रविवार रात को खेले गए फाइनल में बार्सिलोना ने चेल्सी को 4-0 से मात देकर पहली बार UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। बार्सिलोना ने ये चारों गोल पहले हाफ में दागे हैं।
टीम 2 साल पहले भी फाइनल में पहुंची थी, तब उसे लियोन ने 4-1 से मात दी थी। यहाँ पर यूएफए की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन के उद्घाटन के सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए इसके साथ चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस सम्मेलन का विषय था कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिक्रिया, टीकों तक समान पहुंचाना सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में रूस ने चीन देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बीएसई डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया ने एमएसएमई विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई साझेदारी भारतीय एसएमईएस को बीएसई एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के माध्यम से डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के डेटा और एनालिटिक्स समाधानों तक पहुंच प्रदान करेगी। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया B2B डेटा इनसाइट्स और अल संचालित प्लेटफॉर्म के अग्रणी वैश्विक प्रदाता बीएसई के साथ भी भागीदारी करेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया है। इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सम्मी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में सम्मी सिल्वा को श्रीलंका देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सम्मी सिल्वा को निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में सिल्वा का कार्यकाल 2023 तक यानी कि 2 और वर्षों तक चलेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी चीन के झोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 66.5 बिलियन डॉलर है। इस साल गौतम की संपत्ति में करीब 32.7 बिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिला है। चीन के झोंग सांसान की कुल नेटवर्थ 63.6 बिलियन डॉलर रही है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो हाल ही में नासा संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह इस साल के अंत में 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 7,440 करोड़ रुपए के लॉन्च से पहले एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह 21 फीट 4 इंच जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिरर को पूरी तरह से विस्तार और जगह में देखने और रखने का आदेश दिया गया था। नासा ने कहा कि अंतिम परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यह अपनी मिलियन मील की यात्रा से बचाता है, जो मिलियन मील यात्रा है 1.6 मिलियन किलोमीटर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने डिपकोवैन नाम से एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आइए इसी के साथ चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस किट को DRDO की प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज एंड पेरेंट फेरा वैंगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल कंपनी ने भारत में न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। गूगल ने भारत में 30 समाचार संगठनों के साथ अपने न्यूज़ शोकेस को लॉन्च किया है। गूगल ने घोषणा की है कि वो अगले 3 सालों में भारत के 50,000 पत्रकारों और मीडिया के छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेहतर इस्तेमाल की ट्रेनिंग देगा। फिलहाल गूगल ने हिंदी और अंग्रेजी के 30 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार संगठनों और न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ मिलकर न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑक्सीजन कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डिजाइन किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम तैयार की है। दक्षिण नौसेना कमान के भारतीय नौसेना के डाइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन तैयार की है। ORS मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से किसे बाहर किया है? तो हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? तो हाल ही में ईरान देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा बना है? इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है भारत, सी है जापान और डी है चीन। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किसने SB एनर्जी इंडिया का 3.5 अरब डॉलर लगभग 24,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है बिरला ग्रुप, बी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सी है टाटा और डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।